आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे सम बेसिक टर्म्स। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को आगे आने वाली टर्म्स पढ़ाई जाएंगी। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं, जो यूज बहुत बार होंगी, उनका मीनिंग एक ही रहता है। तो इस वजह से आप लोगों को ये टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम टर्म्स आ जाएं। तो एक्चुअल में ये जो टर्म्स हैं ये प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस लगते हैं। प्रीफिक्सेस जो कि आगे लगते हैं और सफिक्सेस जो पीछे लगते हैं। जैसे होमोजीनस हमने पिछली बार पढ़ा था। होमो जो टर्म है ये यहाँ पे प्रीफिक्स लगी है। इलेक्ट्रोलाइट, तो जो लाइट टर्म है यहाँ पे ये एक सफिक्स लगा है। तो इन टर्म्स को हम लोग अब जानेंगे कि ये टर्म्स कौन कौन सी हैं। कुछ बेसिक एब्रीवेशंस भी हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगा। एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को पढ़ाई थोड़ी और आसान लगे। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा है सम बेसिक टर्म्स टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में आगे अब लग गया सफिक्स लॉजी। लॉजी का मतलब होता है, लॉजी मीन्स होता है स्टडी। स्टडी, किसी भी चीज की स्टडी होती है लॉजी। जैसे बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, टर्मिनोलॉजी स्टडी ऑफ टर्म्स, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फॉर्म्स। तो ऐसे लॉजी जहां पे आएगा उसका मतलब आप लोग हमेशा क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे कि ये स्टडी से रिलेट कर रहा है। इसके बाद आता है एक टर्म आएगी हाइड्रा। हाइड्रा से मतलब रहेगा हमेशा वाटर से। हाइड्रा मीन्स रहेगा वाटर। हाइड्र टर्म जहां पे आती है उसका मतलब वाटर होता है। जैसे कि कोई कह दे कि आई हैव एन हाइड्रेटेड कंपाउंड। हाइड्रेटेड कंपाउंड, हाइड्रेटेड कंपाउंड का मतलब क्या है कि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे कॉपर सल्फेट है पेंटाहाइड्रेट, 5 को पेंटा बोलते हैं, पेंटाहाइड्रेट, तो ये हाइड्रेटेड कंपाउंड है। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, तो हाइड्रल टर्म फिर यहां पे भी आ गई। तो एनहाइड्रस तो विदाउट वाटर, विदाउट वाटर, बगैर पानी के जो रहेगा। तो ये मीनिंग है। जहां पे डी लिखा मिले, डी, डी का मतलब होगा रिमूवल, रिमूवल। जैसे कि डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। अब यहां पे दो टर्म आ गई, डी भी और हाइड्रा भी। डी मीन्स रिमूवल किसका, हाइड्रा मीन्स ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। इसी तरीके से डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। अब यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इट इज नॉट हाइड्रा, इट इज हाइड्रोजन। तो डी मीन्स रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये टर्म आ सकती हैं आपके सामने। एक है आप लोगों को टर्म आएगी फाइल, फिलिक भी बोल देते हैं फाइल। फाइल मीन्स होगा लवर, जो लविंग हो, किसी चीज को लव करे, अट्रैक्ट करे। और एक टर्म आएगी फोबिक। फोबिक का मतलब है हेटर, जो नफरत करे। जैसे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज लव्स पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इज फिलिक फॉर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन नेगेटिव चार्ज इज फोबिक फॉर हेट्स, हेट्स नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को हेट करता है, तो इट इज फोबिक, रिपेलेंट, जो रिपेल करे वो फोबिक। और फाइल मतलब अट्रैक्टिव। ओके, एक टर्म आएगी होमो। होमो का मतलब हमेशा रहेगा सेम, जैसे कि हमने होमोजेनस मिक्सचर पढ़ा था। एक टर्म हो सकती है हिट्रो। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। एक टर्म होती है लाइट। लाइट का मतलब होता है ब्रेकिंग, ब्रेकिंग। जैसे कि कोई कह दे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, तो ये होगा लाइट मीन्स ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेकिंग को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके,
इसी तरीके से लाइट भी हो सकता है, लाइसिस भी बोल देते हैं इसको, बट ये बेसिक टर्म लाइट है। ओके, इसी तरीके से हो सकता है आप लोगों को कोई टर्म मिले, जैसे हम लोग ले लेंगे फ्यूज। फ्यूज का मतलब होता है मिक्सिंग या एडिशन और एडिशन। फ्यूज टर्म का मतलब होता है एडिशन। मैक्सिमम जगह पे जैसे फ्यूजन है, फ्यूज का मतलब है एडिशन या मिक्सिंग, और एक टर्म होता है फिजन। फिजन का मतलब फिर से ब्रेकिंग है। तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी सी बातें हैं। इसके अलावा अब मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ, कुछ टर्म्स हैं जिनके मीनिंग स्पेसिफाइड हैं। जैसे किलो, किलो को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल के से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल के, और इसका मतलब 10 की पावर 3 मतलब 1000 होता है। क्लियर है? ग्राम है, ग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल जी से। तो अगर किलोग्राम लिखना है तो स्मॉल के स्मॉल जी मतलब 10 की पावर 3 और आगे ग्राम। ग्राम इज जस्ट ए यूनिट। ओके, तो ये 1000 ग्राम होगी। इसी तरीके से मिली, मिली को लिखेंगे स्मॉल एम से, आगे कुछ नहीं लिखना है, मिली, और ये होता है 10⁻⁻3। जैसे मिलीग्राम लिख दिया तो मिली का मतलब हो गया 10 की पावर -3 ग्राम। इसके अलावा है माइक्रो, माइक्रो को दिखाते हैं म्यू से, दिस इज म्यू। ये यू के लेफ्ट साइड का जो डंडा है इसको थोड़ा सा बढ़ा दें तो म्यू बन गया ये म्यू। यू लिख के और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा साइज लेंथ बढ़ा देनी है, और जो आपका ये वाला पार्ट है जो स्ट्रेट लाइन है ये थोड़ी बढ़ा दें, दिस इज म्यू। और इसको ये होता है 10⁻⁻6। जैसे माइक्रोमीटर लिख दिया तो 10 की पावर -6 मीटर। सेंटी, सेंटी सेंचुरी से आया है तो इट इज 10⁻⁻2 या 1/100 सेंटी। डेसी, डेसी होता है 1/10 और 10⁻⁻1। सेमी, सेमी होता है 1/2। तो ये कुछ टर्म है, जैसे कोई कह दे सेंटी को स्मॉल सी से दिखाते हैं, स्मॉल सी नॉट कैपिटल सी, स्मॉल सी स्मॉल एम, सेंटीमीटर हो गया। तो ये कितना हो गया? सेंटी 10 की पावर -2 मीटर, या इसको ऐसे लिख दो 1/100 मीटर। तो 1 मीटर कितने के बराबर हो गया? 100 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ऐसे ही डेसीमीटर को और सेमीमीटर को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? होपफुली आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होने लगा होगा। तो मिली, माइक्रो, फिर एक टर्म आती है नैनो। नैनो टर्म है स्मॉल एन से दिखा देंगे 10⁻⁹। जैसे 1 नैनोमीटर तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर हो गया। क्लियर है? तो ऐसे हम लोगों को दिखाना है, ऐसे कन्वर्जन करना है। ये आपके बेसिक बेसिक टर्म्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? इसमें कहीं पे भी कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे मैं एक टर्म और बताता हूं, जैसे मोल मैंने लिखा, मोल MOLE, मोल, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टॉपिक मोल है और कई जगह पे आपको मोल लिखेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मोल इज यूज्ड एज कंसेप्ट। जब हम लोग इसको कोई डेफिनेशन या किसी कंसेप्ट की फॉर्म में स्टडी करेंगे तो आगे ई भी लिखेगा, पर MOL लिखा जाएगा व्हेन इट इज यूज्ड एज यूनिट, जब ये किसी की यूनिट लिखी जाएगी। तो हमें क्या लिखना है? इट इज यूज्ड एज यूनिट। ठीक है? तो ये दोनों में डिफरेंस है, आगे याद रहे। मैं लिखूंगा मोल कंसेप्ट, लेकिन जहां पर भी यूनिट यूज करूंगा मोल को एज अ मोल तो MOL लिखूंगा, कभी भी MOLE नहीं लिखूंगा। किलो को स्मॉल के से, ग्राम का जी स्मॉल दिखाना है, सेंटी का C स्मॉल दिखाना है, मीटर का M स्मॉल दिखाना है। कहीं हम लोग चाहें कि अपनी मर्जी से कैपिटल M, ग्राम को GM, नो, दैट इज नॉट साइंटिफिकली अप्रूव्ड। साइंटिफिकली अप्रूव्ड सिंबल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्लियर है? तो यहां से आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ऐसे ही मिलियन है, मिलियन होता है कितना? 10⁻⁶, और 10 लाख भी बोल देते हैं इसको, 10 lakhs भी बोल देते हैं। ठीक है? 10 लाख बोलो या 1 मिलियन बोलो। ठीक है? ये भी आप लोगों को कई बार आगे टर्म्स आएंगे।
तो होपफुली ये जो टर्म्स हैं जो आप लोगों को बेसिकली हर जगह पे यूज होने वाली है। जैसे कोई मैं आगे जैसे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैंने बोल दिया डिहाइड्रेशन, तो आपको डी का मीनिंग समझे, हाइड्रा का मतलब समझे, ठीक है। मैं ज्यादातर जो टर्म्स हैं मैं वो बता रहा हूं, वो नहीं बता रहा हूं जो आगे स्पेसिफाइड होंगी। मैं ये टर्म्स वहां भी बताऊंगा, पर यहां पे एक बार अगर आइडिया हो जाए और आप लोगों में से कोई बच्चा आगे बढ़ रहा हो तो उसको ये डर ना लगे कि ओ सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ये तो कंफ्यूज कर रहा है। एक और चीज याद रखो कि वॉल्यूम जब मेजर होता है तो वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशंस में होता है। तो 3 डायमेंशंस का मतलब होता है एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, ये तो दोनों एक ही प्लेन में हो गए, और ये जेड एक्सिस एक प्लेन, जैसे कि ये बोर्ड दिख रहा है एक प्लेन में। तो इसमें 3 डायमेंशंस होगी, 3 जैसे लेंथ ले लिया तो ये एक लेंथ, एक लेंथ ये, एक लेंथ ये। जैसे बॉल होता है तो इधर भी पार्टिकल्स हैं, आगे भी पार्टिकल्स हैं, ऊपर भी पार्टिकल्स हैं, तो इसका वॉल्यूम निकाला जाएगा। तो वॉल्यूम हमेशा 3D आएगा, और ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट की टर्म में हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालोगे तो 4/3 पाई r क्यूब आप लोगों ने किया, तो r का क्यूब किया, रेडियस को 3 डायमेंशंस में। लेकिन अगर मैं एरिया की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि वो जो 3D है उनका एरिया नहीं निकाल सकते, बट जब आप 3D का 2 डायमेंशनल पार्ट लोगे, जैसे मैंने सिर्फ ये ले लिया x और y, डायमेंशन से मतलब डायरेक्शन से है, तो 2 डायरेक्शंस ले लिए x और y, तो x और y, तो इसका एरिया निकलाएगा, तो इस पार्ट का, तो टोटल वॉल्यूम का ये पार्ट एरिया कहलाएगा। तो एरिया हमेशा 2 डायमेंशंस में आएगा, और ये हमेशा जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया, ब्रेड्थ इनटू हाइट हो गया, हाइट इनटू लेंथ हो गया, तो ये ऐसे मल्टीप्लीकेशन आएंगे। तो आपको क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए इन चीजों में। बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे एक टर्म आती है कंबशन, कंबशन मैं आगे बताऊंगा। कंबशन क्या होता है, आप सबको पता है जलना होता है कंबशन, बट कंबशन क्या सिर्फ यही डेफिनेशन है तो नहीं। कंबशन होता है कंप्लीट बर्निंग, कंप्लीट बर्निंग होनी चाहिए, वो कंप्लीटली जलना चाहिए। बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्सेस में ले, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, CO बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कंबशन नहीं है क्योंकि कार्बन पूरा नहीं जला। हाँ, अगर CO2 बन गया तो CO2, तो ये कंप्लीट कंबस्ट हो चुका है, ये तो है कंबशन। दिस इज नॉट अ कंबशन, दिस इज जस्ट बर्निंग, दिस इज जस्ट एन ऑक्सीडेशन। तो ये भी नहीं पता है, ये भी आगे आता जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो मोल कंसेप्ट पे बेस्ड रहेगा। मैंने बताया था कि मैं मोल कंसेप्ट को फॉर्मूले अलग वीडियो में बताऊंगा, पर उसकी एक स्टोरी की फॉर्म में मैं पूरा कंसेप्ट आपको याद करवा दूंगा, और होपफुली वो आधे घंटे का वीडियो रहेगा, आधे पौने घंटे का वीडियो, और उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, और आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में वो देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स। फिर भी अगर कोई टर्म रह गई है, मुझे जो जो याद आई मैंने लिख दी, बट फिर भी अगर कोई टर्म रहती है तो जहां भी कंसेप्ट में आएगी मैं वहां लिखवाऊंगा। एक चीज और बता दूं कि विद की नोटेशन मैं जो आगे आने वाले वीडियो में करूंगा, ऐसे C लिख के ऊपर डैश, दिस इज द नोटेशन फॉर विद, ये विद की नोटेशन है, ठीक है। परपेंडिकुलर को मैं लिखूंगा, आप लोग ना लिखें, क्योंकि देखिए साइंस शॉर्टकट वालों को समझ नहीं आएगी और ना आसान होती है, इसलिए बेटर क्या है कि आप लोग पूरा ही लिखें, बट मैं ऐसे लिखूंगा क्योंकि मुझे टाइम भी सेव करना है, मुझे कंसेप्ट ज्यादा एक्सप्लेन करना है, लिखना थोड़ा सा कम है, इसलिए पैरेलल लिखूंगा तो 2 स्ट्रेट लाइनें लिख दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी ये दिस इज विद, ये शॉर्ट हैंड राइटिंग में यूज किए जाते हैं। तो जब आप लोग आगे डॉक्टर बन जाएंगे तो आप लोग जब रिकमेंड करेंगे कि डॉक्टर को कि एक्सरे करवाना है, भाई किसका एक्सरे करवाना है, चेस्ट एक्सरे विद एब्डोमेन, तो आप C एक्सरे और विद का ये सिंबल विद एब्डोमेन, तो एब्डोमेन ऐसे लिख देंगे,
ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे नोटेशंस आपको काम आएगी, इसलिए मैंने अभी बता दिया है। तो मैं ये यूज करूंगा, तो बेटर है कि आप लोग पहले ये वीडियो देखें और उसके बाद फिर आगे की सारी वीडियोस देखेंगे, तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। एटम मॉलिक्यूल्स मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मोल कंसेप्ट, तो इसीलिए मैंने बोला वो अराउंड 45 मिनट्स की बनेगी। तो उसमें मैं पहले एटम्स एक्सप्लेन करूंगा, फिर मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करूंगा, देन आई विल कंटिन्यू विद मोल कंसेप्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।